हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेटफॉर्म यूपीएससी। आज अपन जो थर्ड चैप्टर जो शुरू किया था, जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो सेलिएंट फीचर्स जो अपन पढ़ रहे थे, उसके दो पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। उसका जो थर्ड पार्ट जो है उसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता और ये जितने भी आगे के जितने भी सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो अपन ये वाला जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब ये हुआ, जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर कुछ नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं जो क्या कार्य करते हैं। वो भारत की जो सरकार है उसको एक गाइडलाइन प्रदान करते हैं, वो उसको एक गाइडलाइन देते हैं कि इस दिशा में आपको कार्य करना है। तो इसका मेन पॉइंट तो ये है। और अगर ब्रीफ में देखें तो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, वो भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के फोर्थ पार्ट में किया गया। फोर्थ पार्ट में कैसे? फर्स्ट पार्ट में ये लिखा कि कैसे कैसे राज्य हैं, किस तरीके से उसका फर्स्ट जो भारत का नाम वगैरह है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में राज्य का क्षेत्र और ये सब डिवाइड है, थर्ड में जो नागरिकता है वो, और फोर्थ में नीति निर्देशक तत्व है। और जो नीति निर्देशक तत्व है उनको तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट सामाजिक, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदार बौद्धिक। मतलब फर्स्ट जो है वो गांधीवादी जो तरीका है उसमें किस जो गांधीवादी जो विचारधारा है उससे किस तरीके के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के लिए किस तरीके की जो गाइडलाइन है वो बनती है। सामाजिक, दूसरा समाज की तरफ देखने के बाद किस तरीके से सामाजिक जो समाज में जो परिवर्तन करने के लिए किस तरीके की जो गाइडलाइन है उसके लिए। और तीसरा उदारवादी, यानी थोड़ा सा लिबरल थॉट्स के अकॉर्डिंग किस तरीके की जो विचारधारा वो अपनानी चाहिए गवर्नमेंट को नए रूल लाने के लिए या डेवलपमेंट के लिए। ये इसमें तीन टाइप हैं। फिर है नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। मतलब समाज में क्या है, लोकतंत्र हो, मतलब लोग आपस में धर्म के आधार पर या किसी भी चीज़ का भेदभाव को रोकते हुए हर तरीके से क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें। और आर्थिक यानी इकोनॉमिकली, पैसों में या व्यापार में भी एक तरीके से लोकतंत्र हो, किसी को किसी के दबाव के नहीं सहना पड़े, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ये सारी चीज़ें। फिर है इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया। मतलब ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, ये एक गाइडलाइन है कि इस तरीके से कार्य करना है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो सरकार पर बाध्य नहीं है। संविधान में कहा गया कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। और इसलिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्यों के नैतिक कर्तव्य हैं। मतलब ये कर्तव्य हैं कि इस दिशा में आपको कार्य करना है, लेकिन जो इनकी पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक है, अर्थात जनमत है, जनमत के द्वारा ही इसको लागू कर सकते हैं, या फिर जो राजनीतिक जो तरीका है वही इसकी पृष्ठभूमि है। फिर है एक बार इसका केस आया हुआ था। अगर इस तरीके से देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि कोई केस है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया और फिर जो पीपल्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया, उस लॉ को गलत बताया, या फिर कोई ऐसा लॉ है जो गवर्नमेंट ने लोगों के अगेंस्ट पास कर दिया जो राज्य की भलाई के लिए नहीं है, तो क्या हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो ये कह सकती है कि हमारा अधिकार है कि हम इस तरीके के लॉ पास करें, और जो लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि हम इस तरीके के, ये हमारा अधिकार है कि कुछ ऐसे अधिकार हमारे हैं, मूल अधिकार जो हमारे हैं उनका हनन हो रहा है। तो इस जो व्यवस्था है इसमें क्या होगा, इस व्यवस्था में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और उसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स जो केस था उसमें ये कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व है और जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके बीच में बैलेंस है। मतलब जो डीपीएसपीज जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते, और फंडामेंटल राइट्स के नाम पे डीपीएसपीज के वजह से को कार्य करने से रोका नहीं जा सकता। मतलब इनके बीच में एक बैलेंस है। अगर अपना संविधान देखा जाए, कहीं पे भी अगर देखा जाए, किसी भी पार्ट की अगर बात करी जाए
जब भी अपन संविधान देखते हैं तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिजिड नहीं है या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। अपना जो संविधान है वो मेन अगर देखा जाए तो बैलेंस है उसमें। जैसे बहुत ज़्यादा यूनिटरी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा फेडरल है। उसमें जुडिशरी है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। फिर अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, यानी इन दोनों में भी बैलेंस है। तो जितना भी जो संविधान है, संविधान के जितने भी पार्ट हैं या जितने भी तरीके से अपन संविधान को देखेंगे, अपने संविधान में हर जगह पे बैलेंस रखा गया। क्योंकि जो भारत है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। उसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, समाज, संस्कृति, भाषाएं बहुत ही डिफरेंट हैं। तो हर चीज़ के अंदर एक बैलेंस रखा गया। तो इसमें भी यही कहा गया है, जो मिनर्वा मिल्स जो मामला था उसके अंदर भी यही कहा गया, जो डीपीएसपी जो है भारत के जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो और जो मौलिक अधिकार जो हैं उनके बीच में एक बैलेंस है। ओके, कि सरकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकती, और फंडामेंटल राइट्स के हनन के नाम पे डीपीएसपी जो हैं उनके अगेंस्ट कोई ऐसा नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कर दिया वैसा कुछ कर दिया। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव हैं, वो लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं गवर्नमेंट से, वो उनके प्रोटेक्शन के लिए है। और जो डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइन है कि इस तरीके में, इस दिशा में आपको कार्य करना। अगला है जो सेलिएंट फीचर है, उसमें है मौलिक कर्तव्य। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जिस तरीके से मूल अधिकार है उसी तरीके से मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। तो जो स्टार्टिंग में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको जो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर इनको जोड़ा गया था। तो इसमें क्या है, स्वर्ण सिंह जो समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति के बारे में जो अपना अगला चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे। स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसमें ये कहा गया कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लोगों को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, कि जहाँ वो अधिकारों की मांग करते हैं उनके पीछे उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। कि सबसे पहले जब भी अपन अधिकार की मांग करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में हिस्सा है, किसी भी फैमिली के प्रॉपर्टी में हिस्सा, प्रॉपर्टी में हिस्सा माँ बाप से मांगने से पहले अपना कर्तव्य बनता है उनके पीछे कुछ। तो अपना जब अपन कर्तव्य कंप्लीट करते हैं तभी अपने को अधिकार मिलते हैं। लेकिन जो अपना देश का जो कर्तव्य है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे वहाँ पे नहीं थे। तो ये कब आए, जो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 1976 में ये उसके अंदर आए। उस टाइम पे क्या था, इमरजेंसी चल रही थी 1975 से 77 तक, आपातकाल जो इमरजेंसी थी उस टाइम पे आया। और उसके बाद 2002 में एक और 86th जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाना। अगर अपन उसके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ भी हैं, तो ये अपना कर्तव्य है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये उसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया। फिर इसमें है संविधान के भाग 4A में भारत के मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। संविधान अपना कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो रक्षा करे, राष्ट्र ध्वज जो है उसका सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखे। और जितनी भी हमारी संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति जो है, चाहे मुस्लिम धरोहर हो या हिंदू धरोहर हो, बौद्ध हो, जितनी भी अपनी धरोहर हैं उनकी रक्षा करें, उनका संरक्षण करें और आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाएं या उनका विकास करें। ये सारे अपने कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय अपने को याद रखनी चाहिए कि जब अपन अधिकारों की मांग करते हैं तो उनके पीछे कुछ अपने कर्तव्य भी होते हैं। जैसे कभी कभी प्रोटेस्ट होते हैं, तो जैसे प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की जो संपत्ति है उसका नुकसान कर दिया जाता है। लेकिन वो कहाँ तक सही है, अगर देखा जाए तो वो कहाँ तक सही है। उसमें क्या है कि जब अपन अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उससे पहले ये भी देखना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट की संपत्ति है वो अपना अधिकार मांगने के लिए अपन अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकते। अगला है, उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना होता है। जैसे यही है कि अधिकारों को मांगते समय अपने को कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। और नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्य को भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मतलब जिस तरीके से मूल अधिकार जो हैं वो कानूनी रूप से लागू है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन केस कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसे जिस तरीके से नीति और वैसा तो है
मूल अधिकारों के साथ। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था, वो एक बाध्यता नहीं है, वैसा ही कर्तव्यों के साथ है। वो भी पूरी तरीके से बाध्य नहीं है, सजा हो सकती है लेकिन बाध्य नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ कर्तव्य हैं कि उनके अंदर, जैसे 11 जो अपने कर्तव्य हैं, उनके अंदर कुछ कर्तव्य ऐसे हैं कि अगर वो उनका अपन निर्वाह नहीं करते तो उनके लिए अपने को 100% सजा हो सकती है। जैसे राष्ट्र जो ध्वज है उसका क्या करना, उसका अपमान करना, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, धरोहर हैं जो हैं अपनी, अगर उनका नुकसान करना, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे क्या हो सकता है, अपने को सजा हो सकती है। तीसरा जो अपन पढ़ रहे हैं, वैसे अगर पूरा चैप्टर में देखें तो 11वां जो पढ़ रहे हैं, वो जो सेलिएंट फीचर है वो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। धर्मनिरपेक्ष मतलब जो राज्य जो है अपना, वो धर्म के आधार पर किसी भी इंसान के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इसने कहा है कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। मतलब कि भारत का जो राज्य धर्म है वो कोई भी नहीं है। जैसे अपना जो राज्य, जो देश का जो है वो पुष्प है, कमल, राज्य पशु है, राज्य जैसे मतलब हर चीज़ है राज्य की। तो उस तरीके से क्या है, राज्य धर्म कोई नहीं है। जैसे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो राज्य धर्म है, राज्य धर्म मुस्लिम है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले तक क्या था, हर देश का कहीं ना कहीं कुछ देश ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि अपने एक देश के लिए एक राज्य धर्म जो होता है उसकी एक घोषणा करते हैं। उस तरीके से जो भारत जो है उसमें कोई भी राज्य धर्म की ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं की गई है, तो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता। फिर इसके कुछ उसने दे रखा कि कोई एग्जाम्पल्स जो हैं कि ये बात किस चीज़ से प्रूफ होती है कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो फर्स्ट जो है वो है, पहला तो ये कि ये धर्मनिरपेक्ष क्या हमेशा से था। तो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो आया, अपन पहले कब कितनी देर से पढ़ने की इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। ये क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई थी तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसके अंदर सबसे पहले 1976 में जो धर्मनिरपेक्ष जो नाम है वो प्रॉपर क्या हुआ, अपने संविधान में डाला गया था या जोड़ा गया था। फिर अपनी जो एक चीज़ धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम से पूरा लिखा हुआ है, फर्स्ट। सेकंड, जो अपनी प्रस्तावना जो है उसके अंदर ये लिखा गया कि भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मतलब धर्म की, आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं या मान सकते हैं, उसमें आस्था रख सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, और विश्वास के लिए आपको पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता है। मतलब ये एक तरीके से धर्म के रूप में स्वतंत्रता है, तो ये धर्मनिरपेक्षता हुई। तीसरा, अगर आर्टिकल्स में अगर देखें तो आर्टिकल 14 जो है वो है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून के समक्ष समान सुरक्षा क्या होगा, समान जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाएगी। मतलब धर्म के आधार पे या किसी भी चीज़ के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो समानता के अधिकार में आता है। आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार है उसके अंदर भी ये लिखा गया है कि जेंडर है, कलर है, कास्ट है, रिलीजन है। रिलीजन की बात करें अभी हम मेनली, रिलीजन है, और जो प्लेस ऑफ बर्थ है यानी जन्म के स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो मेन बात है अपन रिलीजन की कर रहे हैं तो रिलीजन के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सारी बातें आर्टिकल 14 में लिखी हुई हैं। अगला लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये वापस आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। ये जो है ये इसमें लिखा हुआ है कि किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा, और अगले में लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। ओके, अगला है फिर वापस ये जो है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक क्या है, समानता के अधिकार में आता है। तो समानता का अधिकार हर तरीके से दिया जाएगा। तो सेम चीज़ आर्टिकल 16 में लिखी गई है कि सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, गवर्नमेंट जो जॉब हैं, उनके अंदर भेदभाव नहीं होगा। फिर इन्होंने लिखा आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 में क्या है, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। ये आर्टिकल 25 है। मतलब बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की गवाही देते हैं। क्या ये बात प्रूव करते हैं कि जो भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और ऐसा भारत में प्रॉपर भारत की जो प्रस्तावना, भारत के जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा भी गया है, और धर्मनिरपेक्ष जो नाम है वो भी भारत के संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 25 हो गया। फिर आर्टिकल 26 है, उसमें क्या है, हर धार्मिक समूह अथवा किसी भी हिस्से को
अपने किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामले के प्रबंधन का अधिकार है। जो भी कोई धार्मिक समूह है वो किसी भी तरीके के कार्य कर सकता है, मतलब किसी के ऊपर क्या होता है, जबरदस्ती नहीं कर सकते या धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। बाकी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट दूसरे लोगों को समझा सकते हैं अपना धर्म, लेकिन दूसरे लोगों को कष्ट हो या जो दूसरे धर्म को इफेक्ट करें ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 27, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है या कोई भी व्यक्ति जो है या फिर कोई समूह है, प्राइवेट समूह जो है, वो किसी भी धर्म के नाम पे, किसी भी रिलीजन के नाम पे टैक्स नहीं ले सकती। ओके, ये इसके अंदर लिखा गया आर्टिकल 27 में। अगला है, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएगा। मतलब जो भी गवर्नमेंट जो स्कूल है या कॉलेजेस हैं उसके अंदर धर्म से रिलेटेड कोई भी निर्देश है वो नहीं दिए जाएंगे। मतलब कि ये धर्म है तो आपको ये मानना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कोई भी धर्म के ऊपर बाध्यता नहीं लगाई जा सकती। फिर है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में इन्होंने लिखा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स हैं, जैन हैं, ये जो लोग हैं वो लोग अपने एक शैक्षणिक संस्थान है, माइनॉरिटी स्कूल जो बोलते हैं, वो बना सकते हैं, प्लस उनको संचालित कर सकते हैं। और इनके लिए प्रॉपर क्या है, एक डिपार्टमेंट है वो भी बनाया गया है माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये आर्टिकल 30 में है। जो माइनॉरिटी वाला जो है ये अपन आगे भी पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से, इसके जो हेड कौन है या कैसे कैसे ये कार्य करता है और इसके क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें अपन एक बार आगे भी पढ़ेंगे। फिर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में लिखा है, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। मतलब सभी धर्मों के लिए सेम तरीके के लॉ होंगे, समान नागरिक संहिता। ओके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि धर्मनिरपेक्ष होने के क्या क्या प्रूफ हैं कि जो भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फिर है कि धर्मनिरपेक्ष जो है, धर्मनिरपेक्षता अगर देखा जाए कि जो वेस्ट जो है यानी जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं या फिर अगर देखा जाए और तो कंट्रीज़ हैं, उनमें धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। उनमें धर्म का मतलब चर्च से लेते हैं, रिलीजन मीन्स चर्च। ये लोग रिलीजन का मतलब चर्च से लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जो चर्च है वर्सेस गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंदर चर्च का कोई भी राजनीति और जो चर्च है वो एकदम डिफरेंट रहेंगी, एकदम अलग अलग रहेंगी। मतलब एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। और ये एक तरीके से क्या होता है कि नकारात्मकता की भावना है कि एकदम डिफरेंट रहेंगी, कुछ ऐसा कुछ है तो वो डिफरेंट है एकदम से। और ये जो चीज़ है वो भारत में लागू भी नहीं हो सकती क्योंकि भारत जो है उसमें मल्टीपल धर्म है, एक धर्म नहीं है। अगर जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो मैक्सिमम क्या होता है, एक ही धर्म है। तो उसमें जैसे क्रिश्चियन है तो उनका जो चर्च वाला सिस्टम है वो अलग कर सकते हैं, धर्म अलग कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 80% हिंदू हैं, फिर बाकी के बच गए उनमें हिंदू, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई है, जैन है, पारसी हैं, तो अलग अलग धर्म है। ऐसा भारत में पॉसिबल नहीं है, बहुधर्मवाद है भारत में। इसीलिए जो भारत जो है वो सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करता है और ये धर्मनिरपेक्षता को पॉजिटिवली लेता है, पॉजिटिव रूप में शामिल किया गया है धर्मनिरपेक्षता को। और जो यूरोपियन जो कंट्री उसमें नेगेटिव रूप से धर्म है उसको नेगेटिव रूप से प्रदर्शित किया गया, नेगेटिव मान के उसको अलग रखा गया है। लेकिन जो भारत है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों को इक्वल राइट्स प्रदान करता है। अब है जो पहले क्या होता था कि धर्म के आधार पे क्या होता था कि ना, एक धर्म के आधार पे क्या होता था कि कुर्सी का आरक्षण, मतलब जो पोस्ट होती थी वो होती थी पहले। लेकिन अब क्या है, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व जो होता था वो समाप्त कर दिया। जैसे अपना 1909 का जो लॉ आया था, भारत शासन अधिनियम 1909, उसके अंदर ये चीज़ आई थी, सांप्रदायिकता जो थी उसका जो फर्स्ट जो लॉ है वो अगर देखा जाए तो 1909 से ही शुरू होता है। मार्ले मिंटो जो सुधार आए थे उसमें गांधी जी ने कहा भी था कि ये जो है
ये सबसे घटिया है, ये भारत को खराब बर्बाद कर देगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा भी था। ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि उन्होंने ये लॉ रखा था, उसके अंदर ये था कि मुस्लिम्स जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम्स का चुनाव करेंगे, हिंदू जो हैं वो सिर्फ हिंदुओं का चुनाव करेंगे, या जैन जो हैं वो जैन का, सिख हैं वो सिख का। इस तरीके से क्या होता है कि सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए इस तरीके के लॉ वो लेके आए थे। और फिर उन्होंने जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो लो सुधार जो लेके आए थे, या भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, ये वाली जो चीज़ थी वो हिंदू धर्म के अंदर जो SC ST जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है, उसके अंदर भी बढ़ा दी कि मतलब ये जो है उनके लिए भी अलग से इलेक्शन होगा, जिस तरीके से मुस्लिम का एक अलग इलेक्शन होता है उसी तरीके से उनका भी होगा। फिर उसके लिए फिर आगे दंगे हुए थे और बाकी सारी चीज़ें हुई थी। तो ये मतलब इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे सांप्रदायिकता के हिसाब से इन्होंने क्या किया था, कुर्सी देने की परंपरा इन्होंने शुरू की थी। ये बात पहले थी, लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद ये वाला सिस्टम है वो बंद कर दिया गया। अभी आरक्षण जरूर मिलता है, लेकिन एक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए मिलता है, अलग जैसे धर्म के आधार पर नहीं मिलता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ मिलता है। फिर जो अगला अपन सेलेंट फीचर है उसमें अगर पढ़ें तो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भारत का जो संविधान है उसमें राज्य विधानसभा और जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार का जो रूल है वो अपनाया जाता है। मतलब कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र मिनिमम 18 साल है, उसे धर्म, कोई भी धर्म का हो, जाति, किसी भी जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा यानी उसकी प्रॉपर्टी, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार है, मतलब वो वोट कर सकता है। 1989 के अंदर ये 1989 से पहले ये जो था वो 21 साल था कि 21 साल के का जो भी व्यक्ति है वो बिना किसी भेदभाव के वोटिंग कर सकता है। लेकिन 1989 में क्या हुआ, 1989 में 21 से जो एज है वो कम करके 18 कर दी गई, तब से 18 है सार्वभौम मताधिकार के। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट चेंज और हुआ था, अगर इसको अभी अपन देख लेते हैं तो आगे के लिए इजी रहेगा। जब ये चीज़ कही गई मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। जैसे मान लीजिए कि 21 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उस टाइम अगर माना जाए तो मान लीजिए 21 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो अगर मान ले कि 40 करोड़ है उस टाइम पे, और फिर 18 साल कर दी, यानी मान लीजिए कि 10 करोड़ बच्चे और बढ़ गए, यानी 50 करोड़ हो गए। 10 करोड़, तीन साल का गैप बढ़ गया ना, 3 साल के और बच्चे बढ़ गए तो 50 करोड़ हो गए। तो इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन जो था उसका जो हेड होता था वो सिर्फ एक ही होता था, अध्यक्ष। फिर जब 89 में, जब 1989 में जब 21 साल से उम्र 18 करी गई तो क्या हुआ, जो कार्य जो दबाव था वो बढ़ गया। तो उससे क्या किया, जो इलेक्शन कमीशन जो थे उसके अंदर 3 सदस्यों के सर्वोच्च जो पैनल होता है वो बनाया गया इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद से 3 सदस्य, ओके, ये उस टाइम पे चेंज हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट था। फिर अगला है जो देश का बहुत बड़ा आकार है, अगर उसको देखा जाए, आकार को देखे, जनसंख्या देखे, गरीबी को देखे, सामाजिक असमानता है, अशिक्षा है, उनको अगर देखें तो जो भारत का जो सार्वभौम मताधिकार वाला जो निर्णय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने भी जो कंट्रीज़ हैं, जो ब्रिटेन भी अगर देख लें, अगर अमेरिका भी देख लें, बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्री देख लें, जब वो आज़ाद हुए या फिर जिनमें स्टार्टिंग में ही नए जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था, उन्होंने बहुत ही लिमिटेड जो लोग हैं उनको वोट करने का अधिकार दिया, या फिर जो महिलाएं हैं उनको तो किसी ने भी नहीं दिया। जब एक समय आया उसके बाद ऑलमोस्ट हर कंट्री में प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद महिलाओं को क्या हुआ, वोट करने का अधिकार मिला है। भारत एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर जब संविधान बना तो उसके अंदर ही भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए, बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, जगह है या किसी भी चीज़ को देखते हुए, साक्षरता को देखते हुए, बिना भेदभाव किए सभी को इक्वल राइट्स दिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सराहनीय उनका कदम था। फिर वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। मतलब उनको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी की फील होती है, या उनको थोड़ा अभिमान होता है, या उनको पता होता है कि हाँ हम भी कहीं पे स्टैंड करते हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारा वोट है वो मायने रखता है, और हम जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो वोट है
वो जो सरकार बनाने में काम में आता है, या कहीं ना कहीं हमारा जो बात है उसका, हमारा जो पक्ष है उसके वैल्यू है। और क्या है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है। जब सबका एक वोट है, जब सबका सिंगल वोट है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, अगर सबको एक ही वोट देने का अधिकार है, मतलब सभी को समानता का अधिकार है। फिर अल्पसंख्यक जो हैं उनको अपने हितों की रक्षा करने के अवसर देता है। मतलब जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो अपने हित की रक्षा करने वाले इंसानों को चुन के भेज सकते हैं, तो उनके हितों की रक्षा करता है। और जो भी कमज़ोर पक्ष जो हैं, जैसे एससी है, एसटी है या ओबीसी जो है, वो पहले ज़्यादा कमज़ोर होते थे लेकिन अब तो थोड़े से ऊपर हो गए हैं, या क्रीमी लेयर उसमें भी आ गई है। वैसे तो एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर आ गई, लेकिन जो भी कमज़ोर पक्ष जो हैं, कमज़ोर वर्ग जो हैं, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए स्पेशल लोग खड़े होते हैं, स्पेशल नॉमिनेट होते हैं और स्पेशल तरीके से इलेक्शन जीत के जाते हैं, और वो उनके हितों की रक्षा करने के लिए अलग अलग तरीके के लोग आते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। ये जो था आज के जो चैप्टर है उसके अंदर, आज का जो भी वीडियो लेक्चर है उसके अंदर ये 4 ही करेंगे। अगला जो एक और लेक्चर है उसके अंदर 4 और हैं, वो फिर उसके बाद वो 4 कंप्लीट होने के बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको जैसा भी लगे वीडियो लेक्चर, उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।